हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस डेली करंट अफेयर्स Q&A वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके क्या जवाब होंगे और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स क्या रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, किस भारतीय इतिहासकार ने इजराइल का प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार जीता? ऑप्शन है इरफान हबीब, एस जयशंकर, के कौशिक, संजय सुब्रमण्यम। सही जवाब ऑप्शन डी, संजय सुब्रमण्यम। अब ये संजय सुब्रमण्यम कौन है? भारतीय हैं और इतिहासकार हैं। इन्होंने जो इंडियन हिस्ट्री है उसके जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के ऊपर बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया। उसी के सिलसिले में इनका जो काम है जो बताता है कि शुरुआती आधुनिक युग के दौरान एशियाई, यूरोपीय, उत्तर और दक्षिण अमेरिका के लोगों में जो अंतर सांस्कृतिक मुठभेड़ है, इसके ऊपर इनका काम है और इसी के लिए इन्हें यह पुरस्कार जो है डैन डेविड पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं जरा डैन डेविड पुरस्कार के बारे में। मैं आपको बता दूं, ये जो डैन डेविड पुरस्कार है ये दिया जाता है डैन डेविड फाउंडेशन के तहत और जिसका हेडक्वार्टर है तल अवीव में। अब ये तल अवीव इजराइल की राजधानी भी है। ये डैन डेविड पुरस्कार के तहत क्या होता है कि ये इनोवेशन और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होता है, जो कि ट्रेडिशनल बाउंड्रीज और पैराडिज्म को अगर वो काटते हुए जो भी नया पेपर लॉन्च होता है उस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसके बारे में अगर बात करूं तो ये कहते हैं कि इट एम्स टू फोस्टर यूनिवर्सल वैल्यूज ऑफ एक्सीलेंस, क्रिएटिविटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी एंड प्रोग्रेस, टू प्रमोट द साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड ह्यूमनिस्टिक अचीवमेंट दैट एडवांस एंड इम्प्रूव आवर वर्ल्ड। तो ये इसका जो है एक एम है कि क्यों ये डैन डेविड पुरस्कार दिया जाता है। ये हर साल 3 लोगों को दिया जाता है जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए काम करते हो। पास्ट में बात करें तो हिस्ट्री से रिलेटेड वर्क के लिए काम दिया जाता है, प्रेजेंट में साइंस, आर्ट, कल्चर, इन सब के लिए दिया जाता है, और अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में इंजीनियरिंग वगैरह के लिए भी इसके तहत पुरस्कार दिया जाता है। यानी हर साल ये 3 लोगों को पुरस्कार देते हैं और ये जो पुरस्कार होता है ये $1 मिलियन का होता है, जो कि हर जीतने वाले को दिया जाता है। इस $1 मिलियन का 10% ये सारे लॉरिस जो ये प्राइज जीतते हैं वो पीएचडी स्कॉलर के लिए भी डोनेट करते हैं, ऐसा इसके तहत बोला गया है। और अब आज का दूसरा सवाल, किस देश ने कम से कम 4 बच्चों को पैदा करने और उसका भरण पोषण करने वाली महिलाओं को आजीवन व्यक्तिगत आयकर में छूट की घोषणा की? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, हंगरी, ग्रीस, इटली। सही जवाब ऑप्शन बी, हंगरी। हंगरी ने ऐसा क्यों किया? देखिए, पिछले 1-2 दशक से ऐसा देखा गया है और ये वर्ल्ड बैंक और यूएन की रिपोर्ट बताती है कि हंगरी की जो पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन डिक्लाइन पे है यहाँ पे। यानी इसका जो पॉपुलेशन डिक्लाइन है ये पॉपुलेशन ग्रोथ से बहुत ही ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर में बता दूं कि हर दिन अगर एक बच्चे का जन्म होता है तो हर दिन लगभग 3 से 4 लोग मरते हैं, मतलब इतना का वहाँ मिसमैच है। हंगरी गवर्नमेंट इस पॉपुलेशन डिक्लाइन को लेकर बहुत ही चिंतित है और इसीलिए उन्होंने महिलाओं को और परिवारों को इनकरेज करते हुए यह एक घोषणा की, और ऐसे बहुत सारे ये सब्सिडी और बेनिफिट्स दे रहे हैं वहाँ के फैमिली को, जिससे कारण वो अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें। इसी के तहत उन्होंने बताया कि जो भी महिलाएं हैं जो 4 या 4 से अधिक बच्चों को पैदा करें, उनका भरण पोषण करें, उसको हम पूरे जिंदगी भर यानी लाइफ टाइम जो है इनकम टैक्स से हम मुक्ति दे देंगे। लाइफ टाइम उसे कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसे ही और भी बहुत सारे उन्होंने कार्यक्रम वहाँ पे लॉन्च किए हैं। अब ऐसा बताया जा रहा है कि ये डिक्लाइन किस लिए हुआ? क्या यहाँ पे सिर्फ इसीलिए क्योंकि आदमी का वहाँ पे जो है ज़्यादा मर रहे हैं? नहीं, रीज़न 2 है। एक तो हो गया कि जो आदमी वहाँ पे, जो वहाँ के लोग हैं वो मर रहे हैं जितना कि पैदा होते हैं, और दूसरा रीज़न है वहाँ से पॉपुलेशन का एक्सोडस हो रहा है। एक्सोडस मतलब वहाँ से एमिग्रेशन ज़्यादा हो रहा है, लोग दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं जॉब और अपने कामों के लिए, जिसके कारण पॉपुलेशन बहुत कम हो गया। हालांकि सरकार कहती है कि इस पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए हम लोगों को नहीं बोलेंगे कि विदेशी लोगों को हमारे यहाँ आके रहे, हम अपने ही यहाँ एक ऐसा कल्चर डेवलप करेंगे जिससे कि लोग ज़्यादा बच्चे को पैदा करने के लिए प्रोत्साहित हो सके। बढ़ेंगे आज के तीसरे सवाल पे। किस राज्य ने पंचायत और सिविक चुनाव में उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम शिक्षा मानदंड को समाप्त करने हेतु विधेयक पारित किया? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, असम। सही जवाब ऑप्शन सी, राजस्थान। अब देखिए राजस्थान ने क्या किया, इसके जो विधानसभा है उसने अभी हाल ही में 2 वहाँ पे कानून पारित किए। राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2019, राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2019, इन दोनों को पारित किया
और जो पहले नियम था कि जो पंचायत इलेक्शन या जिला परिषद, नगर पालिका, इस सब करने के लिए आपको 10वीं या 5वीं या 8वीं पास करनी होगी, तो ये जो एक नियम था जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे दिया था, उसे इन्होंने हटा दिया इन दो नियमों, इन दो विधेयक के साथ। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसे नोट कर लीजिए, याद रखिए। हिस्ट्री बताता हूँ। वसुंधरा राजे सरकार, इससे पहले अशोक गहलोत से पहले वो चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने 2015 में शिक्षा की अनिवार्यता को पेश किया था, जिसमें जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर पालिका चुनाव लड़ने के लिए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक था। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायत के सरपंच के लिए 5 और 8, या अनुसूचित में है तो 5वीं पास और अन्य अनुसूचित में है तो 8वीं पास करना अनिवार्य था। तो ये तो हो गया कि जो राजस्थान में था। क्या सिर्फ राजस्थान में ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसे कुछ और राज्य हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ एक क्वालिफिकेशन लगा दी कि लोकल इलेक्शन लड़ने के लिए ये रिक्वायर्ड है। जैसे हरियाणा ने भी यहाँ पे एक एजुकेशनल मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट दे दिया है, वैसे ही बिहार ने बताया कि जिन जिन के लोगों के घर में टॉयलेट नहीं है वो इलेक्शन, लोकल इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे या कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे नियम है जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेके आ रहे हैं। जब हरियाणा में मिनिमम एजुकेशन को वहाँ पे लॉन्च किया गया था या दिया गया था गवर्नमेंट के तहत, तो ये मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में। बताया क्या कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसकी है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि किसी भी समाज में अगर आप अच्छा निर्णय लेते हैं, एक बेस्ट डिसीजन आप लेना चाहते हैं, तो उस समाज को एजुकेटेड होना ज़्यादा जरूरी है, यानी समाज साक्षर हो तभी अच्छा निर्णय लेगा। इसीलिए इसकी जो वैलिडिटी है वो सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सही रखा था। और इन्होंने बताया कि ऐसा ही आर्टिकल 40 में बताया गया है कि जो पढ़े लिखे लोग हों वो इलेक्शन में आए, वो ग्राम पंचायत में आए, ताकि वहाँ के लोगों के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए सही से सही वो निर्णय ले सके। तो ये एक पूरा इतिहास है भारत में जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट दी गई थी इलेक्शन के लिए। हालांकि इसके पक्ष में विपक्ष में बहुत सारे तर्क हैं, उसके बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल की ओर। सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ है? ऑप्शंस हैं कलकत्ता, चेन्नई, गुवाहाटी, बेंगलुरु। सही जवाब गुवाहाटी। याद रखिए, वन डे एग्जाम सब में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि गुवाहाटी में सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। इसकी एक और खास बात है कि बहुत सालों से ये जो यहाँ का जो नेशनल बैडमिंटन चैंपियंस होते हैं, तो इसमें जो टॉप नॉच प्लेयर होते हैं वो जनरली पार्टिसिपेट नहीं होते, क्योंकि वो बिजी होते हैं अपने शेड्यूल में, इंटरनेशनल शेड्यूल में। अब इस बार जो हो रहा है इसमें लगभग सारे ही जो टॉप इंडियन प्लेयर हैं उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है कि इस चैंपियनशिप में वो भी खेलेंगे, जिससे कि इसका आकर्षक बढ़ेगा और लोगों में अभिरुचि जागेगी। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल की ओर। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बिहार ने कितने रुपए का बजट पेश किया? ऑप्शंस हैं 3 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए, 1,75,000 करोड़ रुपए। सही जवाब ऑप्शन बी, 2 लाख करोड़ रुपए। याद रखिए, बिहार का बजट है 2019-20 का 2 लाख करोड़। ये बहुत बड़ी रकम है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इससे ज़्यादा अगर किसी की थी तो अभी तक तो हमने यूपी का देखा है कि यूपी ने इससे ज़्यादा लगभग 3 लाख के करोड़ रुपए से अधिक उन्होंने अपना बजट पेश किया था। ये बजट पेश किया सुशील मोदी ने वहाँ पर, और वो कौन है? बिहार के डेप्यूटी मिनिस्टर हैं, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ पे। और उन्होंने ही ये जो है बिहार का बजट पेश किया है 2 लाख करोड़ रुपए का। उन्होंने कहा कि ये बजट 2004-05 की तुलना से 8 गुना ज़्यादा, देखिए कितनी तरक्की की। आपको मैंने एक रिपोर्ट भी बताई थी, जीडीपी जो जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें बिहार टॉप पोजीशन पे था, क्योंकि इसने जो अपनी ग्रोथ दिखाई थी वो 10 से 12% की दिखाई थी, इसीलिए ये टॉप पे था। तो अब आपको इसके बजट से ये समझ में आ गया होगा कि क्यों ये टॉप पे है। बजट की कुछ बातें मैं आपको सीमित शब्दों में बता दूं। 34,000 लगभग 35,000 करोड़ रुपए उन्होंने शिक्षा पे, एजुकेशन पे दिए, 18,000 करोड़ रुपए सड़कों पे, ग्रामीण विकास पे 15,669 करोड़ रुपए, गृह विभाग पे 11,000 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रावधान किया। वहीं पोशाक में जो 1,000 रुपये पहले बच्चों को मिलती थी, अब वो 1,500 मिलेगी। आपको बता दूं, बिहार जो एक प्राइमरी एजुकेशन है उसमें बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, और ये वन ऑफ द टॉप रेटेड स्टेट है जहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन में इतना काम हो रहा है। तो वहीं पे ड्रेस के लिए 1,500 रुपये, और सैनिटरी नैपकिन जो कि जो एडोलसेंट गर्ल है, जो कि शुरुआती दौर में अगर उन्हें किस तरह से साफ़ सुथरा रखा जाए, उसके लिए जो बिहार गवर्नमेंट ने एक बहुत ही नोबेल स्टेप उठाया था सैनिटरी नैपकिन देने का, इसके लिए उन्होंने पैसे को 300 रुपये बढ़ा दिए हैं। तो ये सारे स्टेप इन्होंने इस बार के बजट में लिए हैं। और अब आज का अगला सवाल,
भारत ने किस देश के साथ मिलकर समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए एक पहल शुरू की? ऑप्शन है फ्रांस, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। सही जवाब ऑप्शन बी नॉर्वे। आपको याद होगा कि नॉर्वे के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जनवरी में इंडिया का दौरा की हुई थी और इसी दौरान उन्होंने ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी के ऊपर इन्होंने भारत के साथ MOU साइन किए। अब ये ब्लू इकोनॉमी क्या है? यही है मैरीन रिसोर्स को किस तरह से कंजर्व किया जाए, कैसे उसे प्रोड्यूस किया जाए जिससे कि उसका ट्रेड में भी इस्तेमाल हो। इसी के तहत अभी हाल ही में जो भारत का केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसने नॉर्वे के विदेश मंत्रालय के साथ समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए एक इनिशिएटिव के लिए इन्होंने अपना एक करार पे इन्होंने जो है सिग्नेचर किए हैं। तो ये सारा एक स्टेप बहुत ही सही दिशा में जा रहा है भारत और नॉर्वे के बीच में। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर। HRD मंत्रालय ने किस प्राचीन भाषा और लिपियों के प्रचार के लिए गठित समिति की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं ओडिया, संस्कृत, पाली, मैथिली। सही जवाब मैथिली। मैथिली क्या है? ये बिहार के कुछ जो मिथिलांचल जो जगह है वहाँ पे बिहार, यूपी और अगर देशों की बात कर लें तो यूपी सहित बहुत सारे स्टेट में बोले जाते हैं। साथ ही ये नेपाल, फिजी इत्यादि देशों में भी इसे बहुत बड़े तौर पे लोग बोलते हैं मैथिली को। और इसी मैथिली के भाषा के जो एक बहुत ही वन ऑफ द ओल्डेस्ट ये लैंग्वेज है और इसको कंजर्व करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था 2018 में कि किस तरह से उसके लिपियों के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम किया जाए। इस समिति ने अपना रिकमेंडेशन दिया। क्या रिकमेंडेशन दिया आप सबको याद रखना है, आपके PCS एग्जाम, UPSC एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसने रिकमेंडेशन दिया है कि दरभंगा के किसी भी एक विश्वविद्यालय, वहाँ पे कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं? ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, वैसे ही कामेश्वर सिंह यूनिवर्सिटी है। इन दोनों में से किसी में भी स्क्रिप्ट और पांडुलिपि केंद्र स्थापित किया जाए। भारतीय भाषाओं के प्रौद्योगिकी विकास द्वारा मिथिलाक्षर, जो कि इसकी स्क्रिप्ट है, मिथिला की ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, उसके यूनिकोड लिपियों से संबंधित कार्य को भी शीघ्र पूरा करना और मिथिलाक्षर लिपियों को पढ़ाने के लिए ऑडियो वीडियो शिक्षण सामग्री तैयार करना। ये 3 उन्होंने रिकमेंडेशन दी जिसे HRD मिनिस्ट्री ने तुरंत इसे पे संज्ञान लिया और इसे अनुमोदन करने का जो है डिसीजन दे दिया। अब बात करते हैं थोड़े से मैथिली लैंग्वेज के बारे में। मैथिली लैंग्वेज लगभग अगर बात करें तो ये 100 मिलियन के करीब लोग इसे बोलते हैं। हालांकि जो सर्वे हुआ था 2011 में उसमें लगभग 30 से 35 मिलियन लोगों ने इसे अपना लैंग्वेज बताया था, लेकिन उम्मीद की जाती है और ये ऐसा बताया जाता है कि 100 मिलियन से अधिक लोग इसे बोलते हैं। और ये भारत और नेपाल में एक रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है। भारत की बात करें 8वीं सूची में ये जो 22 भाषाएं हैं उसमें शामिल है और नेपाल में 122 भाषाएं रिकॉग्नाइज्ड हैं, उसमें भी मैथिली शामिल है। अभी हाल ही में इसे 2003 में ये 8वीं सूची में डाला गया था और उसी के बाद इसे UPSC के एग्जाम में भी ऑप्शनल के तौर में भी डाला गया था। 2007 में मैथिली को नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था और अगर 2018 में झारखंड ने इसे सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया। तो ये सारे इस लैंग्वेज के साथ इतिहास हैं, आप सबको याद रखने चाहिए इस लैंग्वेज के बारे में। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल की ओर। हाल ही में किस राज्य में जीव वैज्ञानिकों ने सांपों की एक नई प्रजाति रोने वाले सांप की खोज की? क्राइंग स्नेक की खोज की। ऑप्शन है ओडिशा, नागालैंड, केरल, अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे जो जीव वैज्ञानिक है उन्होंने लेपाराडा जिले में, याद रखना है ये जिला में, क्राइंग सांप की एक नई प्रजाति को उन्होंने ढूंढ निकाला है और बताया जाता है कि इस सांप में जहर नहीं होती, यानी ये पॉइजन लेस सांप है और इसका जूलॉजिकल नाम उन्होंने रखा है हैबियस लेक्रीमा। लेक्रीमा का अगर लैटिन में नाम देखें तो आंसू है, यानी रोने वाले सांप से इसका तात्पर्य है। और दोस्तों इसी के साथ हम खत्म करेंगे आज के इस Q&A सेशन के पहले सेगमेंट को। बढ़ेंगे दूसरे सेगमेंट में जहां पे आपसे जो सवाल पूछा गया उसका जवाब है और आपके लिए भी एक सवाल है। मैंने सवाल पूछा था संसद के सेंट्रल हॉल में हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र का अनावरण राष्ट्रपति ने किया? और ऑप्शंस थे मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, I.K. गुजराल, देव गौड़ा। सही जवाब ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी। इनका अभी आपको पता है इनका 2018 में इनका देहांत हो गया था। उसके बाद ही इन्हें अभी पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में इनका जो है एक बहुत ही बड़े चित्र का अनावरण राष्ट्रपति ने किया था। और अब आज का एक सवाल जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। 2019 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया के सहायक कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है रिकी पोंटिंग, शेन वॉर्न, ब्रेटली, स्टीवा। बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। साथ ही अपने फीडबैक हमसे जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए जागरणजोश.com को।